नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने तारीफ की है भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की। इनका कहना है कि जब से भारत सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है तब से इसका भारत की इकोनॉमी पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ा है और हम भी भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को अपनी कंट्री में कॉपी करेंगे और मेक इन रशिया प्रोजेक्ट को हम शुरू करेंगे। इनका कहना है कि अगर कोई कंट्री कोई बहुत अच्छी चीज़ शुरू करता है तो उसको कॉपी करने में, उसकी नकल करने में कोई भी गलत नहीं है, खासतौर पर वो चीज़ जो हमारे फ्रेंड कंट्री इंडिया ने शुरू की है। तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि हम भी अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और मेक इन रशिया प्रोजेक्ट को हम शुरू करेंगे। तो आज इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, मेक इन रशिया की आखिर इसको क्यों जरूरत पड़ेगी इतनी ज़्यादा, और भारत और रशिया के ट्रेड आने वाले समय में किस दिशा में जाएंगे, सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। देखिए, आप देख सकते हैं कि आपने एक बात सुनी होगी कि जब से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तब से अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत सारे सैंक्शंस रशिया पर लगाए। अब इन सैंक्शंस का रशिया पर इतना गंभीर इफेक्ट पड़ा कि आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी भी कंपनीज रशिया में इन्वेस्ट की हुई थी, जितनी भी कंपनी जो है यूरोप की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया है, जापान और जितने भी अलाई कंट्रीज हैं अमेरिका के, उन देशों ने क्या किया, अपनी सारी की सारी अपने जितने इन्वेस्टमेंट थे वो तो उन्होंने वापस लिए ही, रशिया पर सैंक्शन भी लगाए और साथ में वहाँ की जो प्राइवेट कंपनीज थी उनको भी जो है यहाँ से क्विट कर दिया। इससे नतीजा ये हुआ कि रशिया की इकोनॉमी पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ा और यहाँ के बहुत बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए। यहाँ पर सामानों की किल्लत है, इस वजह से वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और रशिया जो वॉर में होने की वजह से क्या हुआ कि इसने अपने बहुत सारे संसाधन यूक्रेन के साथ वॉर में नष्ट कर दिए। खासतौर पर इनके जब लोग जो है उसमें शहीद होने लगे वॉर में, और बड़ी तादाद में जो सोल्जर्स थे वो वीआरएस लेने लगे और जो सेना में भर्ती होने की इच्छा यहाँ के युवाओं में कम जगने लगी, तो इन्होंने दुनिया के दूसरे देशों के युवाओं को जो है अपनी आर्मी में भर्ती करना शुरू किया। खासतौर पर नेपाल से जो है बहुत सारे युवा जो रशिया की आर्मी थी वहां पर भर्ती होने गए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो नेपाली युवा यहां से भर्ती होने के लिए गए थे उनको लगभग 3 लाख रुपए महीना, इतनी जो है लंबी चौड़ी सैलरी पर उन्होंने रखा था। साथ में अगर कुछ हो जाता आपको वॉर के बीच में तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा, रशिया की जो है नागरिकता वो भी आपको मिलेगी। तो बहुत लंबे चौड़े वादे किए। तो रशिया ने अपने बहुत सारे संसाधन, अपने पैसे जो है यूक्रेन वॉर में खर्च कर दिए। इस पर इतने ज़्यादा सैंक्शंस आज की डेट में लगे हैं कि यहाँ से सारी कंपनियां क्विट कर गई हैं और आने वाले समय में रशिया को आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी सामान है रशिया के यहाँ पर सब कुछ तो नहीं होता है, ठीक है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रशिया ने हाल ही में एक बहुत अच्छा स्टेप भी शुरू किया था। आपको पता होगा कि जब यहाँ से कंपनियों ने भागना शुरू किया तो एक मैकडोनल्ड नाम की कंपनी भी यहाँ से भागी थी, जो आमतौर पर रेस्टोरेंट का इसका बिजनेस होता था, जो बहुत सारे जो है बर्गर है ये सारी चीज़ें बनाती थी और होम डिलीवरी करती थी। तो जब ये मैकडोनल्ड्स जो है यहाँ से गया था तो रशिया ने एक नया प्रोजेक्ट अपने यहाँ पर शुरू किया, टेस्टी एंड दैट्स इट, ठीक है। ये इस नाम से कंपनी अपने यहाँ पर एक स्टार्टअप अपने यहाँ पर शुरू किया और पूरे रशिया में जो है फैल गया, ठीक है। तो इसी की सफलता को देखते हुए रशिया चाहता है कि जिस तरह से ये सारी की सारी कंपनियां अब गई हैं हमारे देश से, उसी की तर्ज पर हम अपने यहाँ पर इसका कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग हम शुरू करें और इनका जो है रिप्लेस हम अपने यहाँ पर बनाएं। तो ये सारा मामला चलेगा। हालांकि खाने पीने की चीज़ें जो है बनाकर बेचना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस उसमें नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। लेकिन अन्य जो चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार है, उनको मैन्युफैक्चर करना, और भी बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, इनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो जरूरी है कि रशिया में हो, वो दुनिया के किसी दूसरे देश में हो सकता है। और जो रशिया के एनिमी कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका है, वो रशिया को देगा नहीं। इसलिए रशिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती है अपनी जो ट्रेड है, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसको आगे बढ़ाना। आप देख सकते हैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना करता है, उसके बाद यूएस है, जर्मनी, साउथ कोरिया और उसके बाद इंडिया है, ठीक है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि साउथ कोरिया की जगह पर जापान भी लिखा होता है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि भारत जो है वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 5वें नंबर पे, और बहुत जल्द भारत जो है जापान और जो जर्मनी है इनको रिप्लेस करके 3rd नंबर पे आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, चाइना, यूएस और इसके बाद इंडिया आ जाएगा, ठीक है, जीडीपी में भी और मैन्युफैक्चरिंग में भी। अब आप सोच पा रहे होंगे कि भारत और जो रशिया है वो आने वाले समय में क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, इनका जो ट्रेड है ये किस तरह से बढ़ेगा। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आजकल हमारा जो ट्रेड का रास्ता है, अब बहुत जल्द जो है भारत और रूस बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे। अब नज़दीक आ जाएंगे का क्या मतलब हुआ कि देखिए, नज़दीक आ जाएंगे का मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में हम अगर रशिया के साथ कोई ट्रेड करते हैं तो कहाँ से करते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, हमारा भारत है, बीच में यहाँ पर चाइना है और ये वाला पूरा का पूरा एरिया इतना लंबा, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही पूरा रशिया है। तो आज अगर हम कोई सामान
रशिया को भेजते हैं तो उसका रूट क्या होता है, यहाँ से वो सामान अरब सागर में जाता है, ठीक है, यहाँ से वो सामान गल्फ में जाता है और उसके बाद रेड सी होते हुए यहाँ पर आप सुएज कैनाल देख पा रहे होंगे, यहाँ से होते हुए इस तरह से इतना लंबा चौड़ा रूट जो है लेता है, ठीक है। अब ये इतना लंबा चौड़ा रूट है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल 40 डेज लग जाते हैं, ठीक है। तो 40 दिन का सफर तय करना पड़ता है अगर भारत से कोई सामान रशिया में जाता है या फिर रशिया से ऑयल के जो शिप्स हैं वो जब भारत में आते हैं। अब भारत चाहता है कि रशिया के साथ अपनी जो डिस्टेंस है ना उसको कम किया जाए। अब इसकी डिस्टेंस को कम करने के लिए भारत ने एक अल्टरनेटिव सोचा है जिस पर रशिया भी जो है काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहा है कि हाँ ये तो होना ही चाहिए। अब वो रास्ता कौन सा है दूसरा आपको बताना चाहता हूँ। ये भारत देख पा रहे होंगे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर आप चेन्नई देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो चेन्नई से ये रास्ता यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जो है मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट के बाद जो ये वाला रास्ता है आसियान कंट्रीज यहाँ पर आती हैं और ये जो है साउथ चाइना सी है और उसके बाद ऊपर आप देख पा रहे होंगे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बिल्कुल बीच से, और यहाँ पर जो है रशिया का एक शहर है व्लादिवोस्तोक जिसका नाम है, यहाँ पर तक जाता है। अब ये रूट भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये रूट भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का आप जानते हैं कि रशिया के साथ जो ट्रेड चल रहा है इसमें अगर हम इस रास्ते जाते हैं तो हमको 40 डेज लगते हैं और अगर हम इस रास्ते जाते हैं तो हमारा काम केवल 12 दिन में लग जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सामान का जो आवागमन है वो जल्दी होगा और साथ में जो सामान की कॉस्ट है वो भी घटेगी क्योंकि पहले 40 दिन लग रहे थे इतना ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, अब केवल 12 ही दिन लगेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है जो सामान वहाँ से आ रहा है उसकी कॉस्ट भी घटेगी। और इससे भी बड़ी बात जो आपको बताना चाहता हूँ ये है भारत की चाइना को काउंटर करने की एक स्ट्रेटेजी। भारत का जो मार्ग है ऑब्वियस सी बात है कि ये साउथ चाइना सी से होते हुए जा रहा है, तो हमारे जो आसियान कंट्रीज हैं यहाँ पर भारत की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। और आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है कभी वॉर हो जाए, कुछ हो जाए, ठीक है, अगर भारत और चाइना के जो कोई टेंशन इत्यादि आ जाए तो चाइना जो है इस रास्ते को ब्लॉक कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर चाइना इसको ब्लॉक करेगा तो भारत भी यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है, तो बात बराबर ही हो जाएगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा जरूरी क्या है कि ये जो व्लादिवोस्तोक का जो एरिया है ना, सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक जूम करके एक मैप दिखाना चाहता हूँ तब आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, ये चाइना का है, ठीक है। यहाँ तक की जो पूरी टेरिटरी है ये किसकी है, चाइना की है। और यहाँ पर से आपका मंगोलिया लगता है, ये वाला ऊपर का एरिया क्या है, रशिया का। अब जो बीच में रशिया का ये वाला जो एरिया अंदर को गया है ना, इसको चाइना अपना क्लेम करता है। थोड़ा सा मैं आपको इसको एक बार इरेज करके दोबारा से दिखा देता हूँ कि ये वाला जो एरिया है रशिया का, ये वाला जो एरिया है यहाँ से नीचे को, इसको चाइना क्लेम करता है कि ये मेरा है, ठीक है। जैसा कि चाइना की नीति रही है अपने पड़ोसी देशों की जमीन को हथियाने की, तो ठीक ऐसा ही प्रयास चाइना भी करता है कि जो व्लादिवोस्तोक का ये वाला एरिया आप देख पा रहे होंगे चाइना इस पर दावा करता है और भारत इसी एरिया में अपने बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इसे एक सैटेलाइट सिटी के रूप में डेवलप कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जिस शहर को लेकर, जिस स्थान को लेकर चाइना और रशिया के बीच में डिस्प्यूट है, भारत वहाँ पर जा रहा है और वहाँ पर भारत अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि चाइना को इससे काफ़ी प्रॉब्लम होगी। जिस एरिया को चाइना क्लेम कर रहा है भारत वहाँ पर अपनी उपस्थिति दिखा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। दूसरा मैं आपको और भी बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ कि जो रशिया का जो फार ईस्ट रीजन है, ठीक है, ये वाला अगर आप देख पाएंगे तो ये मैं बता चुका हूँ रूट है पूरा का पूरा यहाँ से। तो रशिया का, ये तो चाइना का हो गया, ठीक है। जो रशिया का जो ये वाला रीजन है ना, इसको फार ईस्ट रीजन इसको बोला जाता है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा ईस्ट में है, बहुत दूर। देखो ये पूरा का पूरा रूस ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो, ठीक है, रूस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आपको जानकर हैरानी होगी, आपको पता है या नहीं है, जो आपको पता होगा कि अमेरिका के पास इसका बहुत सारा एरिया है, ठीक है, इससे दूर पड़ता था, उसको अमेरिका ने खरीद लिया था। तो यहाँ वाला जो एरिया पूरा आप देख पा रहे होंगे, इसका फार ईस्ट वाला एरिया, इस यहाँ पर जो है ऑयल और नेचुरल गैस के बहुत बड़े भंडार हैं और यहाँ का जो डेवलपमेंट है उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाया। इस वजह से इन भंडारों को खोदने में, यहाँ से ऑयल निकालने में काफ़ी परेशानी आ रही है। इसलिए भारत ने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया और आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ से ऑयल को भारत की जो कंपनी है ONGC इत्यादि है, रशिया इस ऑयल को नहीं निकालेगा, भारत की खुद की अपनी जो कंपनी है वो यहाँ पर जाएगी, यहाँ से ऑयल निकालेगी और उसको ऑयल निकाल करके यहाँ पर लाएगी और भारत में इसको क्या किया जाएगा, रिफाइन किया जाएगा। तो भारत के लिए दोहरा लाभ होगा। अगर मान लीजिए फ्यूचर में यहाँ पर से ऑयल निकलता है और भारत पहले इसको यहाँ तक लाएगा, उसके बाद जो है फिर इस रास्ते, तो बहुत ज़्यादा दूरी हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर होगा कि भारत जो सीधा यहाँ से ऑयल निकालेगा, सीधा यहाँ इस रूट से जो है भारत ले आएगा, तो भारत के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा है। दूसरा आपको बताना चाहता हूँ, आप सोचे होंगे अगर इतना ही फायदे का था तो आज तक किया क्यों नहीं, ठीक है। देखिए बताना तो बहुत आसान हो जाता है कि भारत ऐसा करेगा, ठीक है, यहाँ से जाएगा, ऐसा बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस भी है। इसमें जो चैलेंजेस हैं मेनली, जो हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय के बहुत सारे अधिकारी रशिया गए थे और उन्होंने यहाँ पर मुआयना करके पाया कि रशिया का जो ये वाला एरिया है ना, इसका विकास बहुत अच्छे से नहीं हुआ है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए यहाँ पर जो है काम करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और दूसरा यहाँ पर प्रॉब्लम है कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल यहीं पर पड़ते हैं और इसके आसपास का जो एरिया है ना पानी का, यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है
कि ये जो पोर्ट है यहाँ पर होने को बहुत बड़ा है, लेकिन ये पूरा का पूरा पोर्ट जम जाता पानी में, तो यहाँ पर जो शिप्स इत्यादि होते हैं इनको रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर इन चीज़ों को आने वाले समय में ओवरकम कर लिया जाता तो निश्चित ही ये वाला जो रूट है भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। भारत के जो इस इलाके में इन्वेस्टमेंट है इनको सिक्योर करने में भारत को मदद मिलेगी। सबसे बड़ी बात है चाइना जो अपनी विस्तारवादी नीति को आगे हवा दे रहा है, उसी के दावे किए जाने वाले शहर पर भारत के जो वर्कर्स होंगे वो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है भारत उस पर इन्वेस्टमेंट करेगा जिससे चाइना को आपत्ति होगी और ये भारत के लिए कहीं ना कहीं जो है अच्छी बात होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो भी बातें मैंने आपको बताई आप उसको ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके कोई क्वेरीज हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जवाब दें। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं।